अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी विद तिमर शाज़ेब। आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल इनसाइड द सेल। On the basis of nucleus, there are two types of the cells. One is prokaryote and the other one is eukaryote. The primitive type of the cell, which is prokaryote, उसमें न्यूक्लियस जो है उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। एक ख़ास रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट न्यूक्लियस है, जिसका स्ट्रक्चर है, जिसमें मेम्ब्रेन होते हैं, जिसमें क्रोमेटिन नेटवर्क होता है या दूसरे इसके पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे उसमें मौजूद नहीं होते। सो जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, और जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जिस सेल में नहीं होता उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल जो है, on the basis of the nucleus there are two types of the cells, one is prokaryote and the other one is eukaryote। ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, this structure basically belongs to eukaryotic cell। now nucleus, इसकी लोकेशन की बात करते हैं। the location of nucleus, लोकेशन कि ये कहाँ पर मौजूद होता है। देखिए, जब सेल प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, जब वो इमेच्योर होता है या एनिमल सेल जब मैच्योर हो जाता है तो उस वक्त उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में मौजूद होता है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें जब मैच्योरिटी आ जाती है, उसका वैक्यूल जो है वो बड़ा हो जाता है, वो एनलार्ज हो जाता है, वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, साल्ट साइंस वगैरह होते हैं, तो फिर उसका साइज़ एनलार्ज हो जाता है। जब वो एनलार्ज हो जाएगा उसका साइज़, तो फिर जो न्यूक्लियस होता है वो इस बड़े वैक्यूल की वजह से वो साइड पर चला जाता है। पेरिफेरल न्यूक्लियस उसको फिर कहते हैं कि उसमें न्यूक्लियस साइड पर आ जाता है। न्यूक्लियस कहाँ पर आ जाएगा? साइड पर आ जाता है। और जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल तो नॉर्मल है, उसमें कोई वैक्यूल, बड़ा वैक्यूल जो है वो मौजूद नहीं होता, लिहाजा उसमें न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में मौजूद होता है। दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल। के सेल जो है, या इसके अलावा सेल कहीं पर कभी बॉटम या टॉप में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स पर। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो लोकेशन है, वो या तो पेरिफेरल साइड है और या क्या है, सेंट्रल है, जो कि एनिमल सेल में सेंट्रल पाया जाता है, और जो पेरिफेरल है उसको मैच्योर प्लांट सेल में पाया जाता है। अब बाज़ सेल्स ऐसे हैं कि उसमें एक सेल न्यूक्लियस होता है, बाज़ सेल ऐसे कि उनमें दो न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियाई होते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और बाज़ ऐसे भी है जिस लाइक द मैच्योर मैमेलियन आरबीसी के उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ एक वो नहीं होता, उसमें देयर इज़ नो न्यूक्लियस इनसाइड द मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। इसका नंबर जो है यही है कि एक भी हो सकता है, यूनिन्यूक्लिएट है, डाइन्यूक्लिएट है, पॉलीन्यूक्लिएट है, और एन्यूक्लिएट जिसको कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस मौजूद ना हो। अब जब इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सो न्यूक्लियस जो है, दिस इज़ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दिस इज़ डबल मेम्ब्रेनस। इसका मेम्ब्रेन जो है वो डबल होता है, ठीक है। दिस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन क्या है, ये सेमी परमेबल होता है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। इसकी ये क्या है, दिस इज सेमी परमेबल, दिस वन इज सेमी परमेबल। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सेल को अंदर जाने देता है, जिसकी ज़रूरत नहीं उसको अंदर नहीं जाने देता। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या होता है, इसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं। मैं तो बड़ा ड्रा कर रहा हूँ, लेकिन इनमें क्या है, पोर्स होते हैं। और वो पोर्स क्या है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं कि बाज़ मटेरियल्स के अंदर जाते हैं, बाज़ मटेरियल्स के बाहर आते हैं। तो फिर इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहते हैं इनको? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स जो है अराउंड अबाउट 10,000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर जो है तकरीबन 10,000 तक क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियर पोर्स हो सकते हैं। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द एक्सटर्नल विच इज डबल मेम्ब्रेनस। आउटर जो इसका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। इसके साथ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अटैच होता है, और फिर उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यहाँ पर पहले जब फर्स्ट पार्ट होता है उसमें यहाँ पर उसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, तो फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। लेकिन जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है, वो थ्रू आउट क्या है, वो स्मूथ होता है, उसके साथ कोई चीज़ जो है वो अटैच नहीं हो सकती, ठीक है, या मौजूद नहीं होती उसके साथ कोई चीज़। अब इसका जो इंटरनल रीजन है, ये जो इंटरनल स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म।
ठीक है। जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर का जो स्पेस है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर का जो स्पेस है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, और इनको कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क। ये क्रोमैटिन नेटवर्क क्या करते हैं? जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो फिर उस दौरान ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये कंबाइन हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। अब जब सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम बनता है तो फिर ये सेल डिवीजन के दौरान इसकी फर्दर डिवीजन होती है और सेल में या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी, या हाफ जो है क्रोमोसोम एक साइड में चले जाते हैं या दूसरे सेल में चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस आइदर मेटाटिक और मेयोटिक डिवीजन। सो यहाँ पर जो सेंटर है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं और उनको क्या कहते हैं? दे आर नोन एज क्रोमैटिन नेटवर्क। इसके अलावा यहाँ पर जो सेंटर है, यहाँ पर सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दूसरा रीजन है डार्क स्टेन रीजन, इसको कहते हैं डार्क स्टेन। क्या है? डार्क स्टेन रीजन नोन एज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस इज द साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड, वेयर राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। आरएनए के तीन टाइप्स है, वन इज मैसेंजर आरएनए, देन ट्रांसफर आरएनए एंड द थर्ड वन इज राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए बहुत ज़्यादा होता है नंबर में, ठीक है। जो टोटल आरएनए होता है उसके में सबसे ज़्यादा जो है वो राइबोसोमल आरएनए होता है, और बाद में ये राइबोसोमल आरएनए जो है ये प्रोटीन्स के साथ मिल जाता है, और प्रोटीन के साथ मिलने के बाद क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। के न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ये एक रीजन है, इस रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क मौजूद होता है या इनको क्रोमैटिन मटेरियल भी कहता है, जो कि बाद में जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन के दौरान ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंसेशन के बाद ये क्या बनाते हैं? ये क्रोमोसोम बनाते हैं। इसके अलावा एक दूसरा रीजन होता है जो कि डार्क स्टैंड होता है, जो जिसको डाई दी जाती है तो डार्क कलर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई कहते हैं। एक सेल के अंदर एक या दो जो है वो न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं, और ये न्यूक्लियोलस क्या काम करता है? यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है और बाद में वो राइबोसोमल आरएनए किस चीज़ के साथ कंबाइन हो जाता है? प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर राइबोसोम बनाता है। इसका जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आप लिख लेते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें अगर इसके साथ जो अटैच होता है राइबोसोम तो फिर उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आगे पढ़ेंगे अगर नहीं है तो फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसका फंक्शन जो है वो क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी दूसरी एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल रिप्लिकेशन है, ये इसके अंदर होती है, लेकिन जितने भी एक्टिविटीज़ होती है ये एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सो न्यूक्लियस के बगैर जो है वो सेल की एक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब कोई इस तरह की एक्टिविटी न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर हो तो फिर एबनॉर्मल कंडीशन जो है वो बन जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। थैंक यू।